तो दोस्तों आज हो गया 10 नवंबर 2021 बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी होता समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने अपनी राज्य इकाइयों को पेट्रोल डीजल के दामों में कमी लाने के लिए गैर बीजेपी शासित सरकार पर दबाव बनाने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि कुछ गैर बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जो केंद्र की ओर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने के बाद भी अपनी तरफ से जनता को कोई राहत नहीं दी है, जबकि यूपी, मध्य प्रदेश समेत बीजेपी शासित राज्य अपनी तरफ से ईंधन पर लगाए जाने वाले टैक्स में कटौती कर दोहरी राहत दी है। दूसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार को बम्बई हाईकोर्ट को बताया है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े की ओर से उनके खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा गड़बड़ी को छिपाने का एक प्रयास है। इसी के साथ ही साथ नवाब मलिक ने यह भी दावा किया कि वानखेड़े के खिलाफ उनका कोई भी बयान झूठा नहीं है। मलिक ने अपने बयान से जुड़े कुछ सबूत भी कोर्ट को दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर 125 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है और साथ ही एनसीपी नेता मलिक को वानखेड़े के खिलाफ कोई भी ऐसी गलत बयानबाजी नहीं करने की मांग की है जो कि उनके परिवार के बदनाम करे या फिर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए। तीसरी बड़ी खबर, भारतीय कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र को 96 देशों ने स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नागरिकों के लिए अच्छी बात है कि दुनिया भर के देश भारतीय कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र को मंजूरी दे रहे हैं। देश में अब तक 109 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी है। मंगलवार को एनआई से बात करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में अब तक 109 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी है। चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब तक कई शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम तब्दील किए जा चुके हैं। अब शायद पश्चिमी यूपी के बदायूं जिले का नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से बदला जा सकता है। दरअसल मंगलवार को बदायूं में ही एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्राचीन काल में बदायूं को वेदामऊ नाम से जाना जाता था और यहाँ वेदों का अध्ययन हुआ करता था। उन्होंने कहा कि यदि आज़ादी के बाद से अब तक यूपी की सरकारों ने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया होता तो खेती फायदे का सौदा होती तो और किसानों की स्थिति अच्छी होती। पांचवी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी पार्टी के सहयोगी से कहा कि वो भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने से ना तो डरे और नहीं रुके क्योंकि हर कदम पर सच्चाई उनके साथ है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का यह बयान राफेल सौदे को लेकर फ्रेंच पोर्टल मीडियापार्ट की एक रिपोर्ट के बाद आया है। हालांकि अभी तक इस रिपोर्ट पर रक्षा मंत्रालय या फिर डसोल्ट एविएशन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस मुद्दे पर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रेंच पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस डील के लिए डसोल्ट एविएशन ने सुशेषन गुप्ता नाम के बिचौलियों को 7.5 मिलियन यूरो यानी कि 65 करोड़ रुपए घूस दिए थे। छठी बड़ी खबर, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का अब 1 साल होने जा रहा है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत आयोजित करने जा रहा है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने की हुंकार भरते हुए कहा है कि यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और 3 काले कानूनों के ताबूत में आखिरी किल साबित होगी। सातवीं बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में जोड़े और काटे गए नामों की जानकारी राजनीतिक दलों को नहीं देने का आरोप लगाते हुए जरूरत पड़ने पर आयोग के खिलाफ धरना देने की चेतावनी दी है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब तक चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने के बाद सूची जारी करता था, मगर इस बार चुनाव आयोग पता नहीं क्यों किसके दबाव में वो इस सूची को जारी नहीं कर रहा है। आठवीं बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने सोमवार को कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में चीन के साथ सटी सीमाओं की स्थिति पर बहस की जाए। उन्होंने मांग की है कि शीतकालीन सत्र के दौरान भारत चीन सीमा विवाद पर संसद में बहस रखी जाए। इसके साथ ही सांसदों को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को सभी विवादित सीमावर्ती इलाकों का दौरा कराया जाए। इससे भारत की संप्रभुता मजबूत होगी और अन्य देशों को भी संदेश जाएगा। और ये जो प्रधानमंत्री ने देश को जो बात बताई थी ये झूठ साबित हुई, क्योंकि चीन आज भारत के एलएसी के अंदर बैठा हुआ है, भारत के टेरिटरी में बैठा हुआ है और इसीलिए चीन डेप्सांग डेमचौक से नहीं हट रहा है। वहाँ उसकी पीएलए की फौज है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में भारत की टेरिटरी में चीन कई परमानेंट स्ट्रक्चर्स के घर गांव बना चुका है।
तीसरा, अमेरिका खुद कह रहा है, उनकी रिपोर्ट है कि चीन यहाँ पर ऐसा कर रहा है। तो हमारा बोलना ये है कि क्योंकि मोदी सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है और ये इनकी डिलिबरेट खामोशी है, जिसको अंग्रेजी और डिनायल है, तो हम ये इस बात का डिमांड करते हैं कि अब जब लोकसभा का विंटर सेशन होगा, इसमें एक पूरी डिबेट होनी चाहिए। चीन की फौज जो भारत की टेरिटरी में बैठी हुई है, और दूसरी बात यह है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को सरकार उन मुकामात पर लेकर जाए जहां पर चीन की फौज बैठी हुई है। हाँ, हम जाने तैयार है, मैं तो जाने तैयार हूँ, लेके जाइए, हम देखना चाह रहे हैं, ताकि हम अपनी सॉवरेनिटी को उसका वहां पे उसको बरकरार रख सके। और तीसरी बात यह, अगर सरकार पार्लियामेंट लोकसभा में उस डिबेट के लिए अगर ये कहती है कि नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, डिबेट नहीं हो सकती है, तो लोकसभा के रूल 248 के तहत एक सीक्रेट सिटिंग हो सकती है, जिसको कोई मीडिया के लोग नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, आप वो डिबेट करवाइए। और चौथी बात यह है कि 2014 से पहले श्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे कि देश का मसला बॉर्डर पर नहीं है, देश का मसला दिल्ली में है। बॉर्डर का मसला, फौज का मसला, वो कहते थे कि दिल्ली में है। अब वही मसला दिल्ली में है, तो नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, बहैसियत प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश बैठे हैं, कभी चीन का नाम लेते भी नहीं है, ना ये कहते हैं देश को कि क्या चीन हमारी सरजमीन में बैठा है या नहीं बैठा है। तो इसीलिए ये हमने डिमांड किया। शमशान में दलाली खाई, शमशान में भ्रष्टाचार किया गया, बच्चों के नाम पर आने वाला वेंटिलेटर 8 लाख का 22 लाख में खरीदा गया। पर मैंने ये सारा मुद्दा उठा दिया तो बाबा जी नाराज हो गए। 17 मुकदमे लिख दिया मेरे ऊपर, 17 मुकदमे, राष्ट्रद्रोह लगा दिया। मैंने तो देश की संसद में कहा अपने सभापति जी से, अगर संजय सिंह राष्ट्रद्रोही है तो देश के संसद में क्या कर रहे हैं, मुझे उठा के जेल भेज दो, चाहे मेरा इनकाउंटर करवा दो, लेकिन सच बोलने से आदित्यनाथ नहीं, 1000 आदित्यनाथ में रोक नहीं सकते। सच बोलना है, सच के लिए लड़ना है। हर चीज में इनको समस्या, क्या पहनोगे उससे समस्या, क्या खाओगे उससे समस्या, मंदिर में जाओगे उससे समस्या। मैंने तो कहा भाई आदित्यनाथ जी राम मंदिर के गेट के पर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, वो तय करेंगे। आज ये हालत बना दी हिंदुस्तान की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने एक सरकार चला के दिखाया दिल्ली में, जहां पर फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर, और हमारी माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री।